सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन में आज बात करेंगे हर बड़ी खबर की। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र में अहम भाषण देंगे। क्यों रहेगा ये खास, डालेंगे नजर। भारत और अमेरिका ने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ाई है बात, इस पर भी होगी निगाह। भारत और अमेरिकी रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी की आज होने वाली दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक की खबर भी होगी शामिल। वहीं भारत और यूरोपीय संघ अगले 5 वर्षों 2020 से 2025 तक के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते को आगे बढ़ाने पर भी राजी हुए हैं। क्या बड़ी बातें हैं इसमें, डालेंगे एक निगाह। साथ ही कोरोना से जुड़ा हर बड़ा अपडेट, राज्यों और दुनिया के ताजा हालात, मौसम से जुड़ी खबर भी होगी शामिल। आइए शुरू करते हैं विस्तार से खबरों का सिलसिला। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र में अहम भाषण देंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त राष्ट्र में ये पहला संबोधन होगा। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह पर यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यम से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। ECOSOC के समापन सत्र में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल होंगे। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में ये सत्र स्थानीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच होगा। इस सालाना उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक संस्थानों और शिक्षाविदों के विविध समूहों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बार उच्च स्तरीय सत्र की थीम है कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद। सत्र के दौरान इस बात पर विचार रखे जा सकते हैं कि 75वीं वर्षगांठ पर किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है। बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और कोविड-19 महामारी के मौजूदा संकट काल को ध्यान में रखते हुए सत्र में बहुपक्षीय व्यवस्था को आकार देने से जुड़े कारकों, मजबूत नेतृत्व और वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये पहला अवसर होगा जब प्रधानमंत्री भारत को सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में निर्विरोध चुने जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र की व्यापक सदस्यता को संबोधित करेंगे। सत्र की थीम भारत की सुरक्षा परिषद संबंधी प्राथमिकता के साथ भी मेल खाती है, जिसमें भारत ने कोविड-19 के बाद की दुनिया में पुनर्गठित बहुपक्षवाद का आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और अमेरिका ने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस के बीच गुरुवार को टेलीफोन पर हुई अनौपचारिक बातचीत में इन मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने मुक्त व्यापार समझौते की संभावनाओं को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने एक शुरुआती सीमित व्यापार समझौते के लिए बातचीत पूरी करने की इच्छा भी जताई। भारत और अमेरिका एक सीमित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं ताकि आर्थिक रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए दोनों के बीच व्यापार क्षेत्र से जुड़े मतभेद वाले मुद्दों का समाधान किया जा सके। दोनों नेताओं के बीच भारत और अमेरिका में कोविड-19 महामारी की स्थिति को लेकर भी चर्चा हुई और इससे निपटने में एक दूसरे को किए जा रहे सहयोग की सराहना भी की गई। भारत और अमेरिकी रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी की आज होने वाली दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को लेकर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को अमेरिकी ऊर्जा सचिव डैन ब्राउलेट के साथ उद्योग स्तरीय बातचीत की सह अध्यक्षता की, जिसका आयोजन अमेरिका भारत व्यापार परिषद ने किया था। इस वर्चुअल बैठक में धर्मेंद्र प्रधान ने अमेरिकी कंपनियों और निवेशकों को भारत में उभरते नए अवसरों के साथ जुड़ने और निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बातचीत में अमेरिका भारत ऊर्जा साझेदारी में मौजूद लचीलेपन के गुण पर जोर दिया और इसे ऐसे सबसे टिकाऊ स्तंभों में से एक के रूप में माना जिस पर भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत अगले 5 साल में गैस आपूर्ति और वितरण नेटवर्क के विकास सहित प्राकृतिक गैस अवसंरचना की स्थापना के साथ साथ तेल और गैस की खोज के क्षेत्र में 118 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करेगा, क्योंकि देश तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को भी अमेरिकी भारत रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी की ओर से आयोजित एक उद्योग स्तरीय बातचीत की अध्यक्षता की थी।
भारत और यूरोपीय संघ अगले 5 वर्षों 2020 से 2025 तक के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते को आगे बढ़ाने पर राजी हो गए हैं। ये फैसला 15वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान लिया गया। भारत और यूरोपीय संघ 2001 में संपन्न हुए समझौते में पारस्परिक लाभ और पारस्परिकता के सिद्धांतों के आधार पर अनुसंधान और नवाचार में आगे सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। इस समझौते की अवधि 17 मई को समाप्त हो गई थी। अब भारत और यूरोपीय संघ दोनों ने नए सिरे से सहयोग करने पर सहमति जताई है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पार्टियां समय पर नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू करने और अनुसंधान और नवाचार पर 20 साल के मजबूत सहयोग को स्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे विभिन्न क्षेत्रों जैसे जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, एग्रीटेक और बायोइकोनॉमी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी समेत कई और क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार सहयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये संस्थागत संबंधों को भी मजबूत करेगा। साथ ही अनुसंधान, शोधकर्ताओं, छात्रों के आदान प्रदान, स्टार्टअप और ज्ञान के सह निर्माण के लिए संसाधनों के सह निवेश को भी आकर्षित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री आज लेह का दौरा कर रहे हैं। यहाँ वो वास्तविक नियंत्रण सीमा पर स्थिति की जानकारी लेंगे और इसके अगले दिन यानी शनिवार को श्रीनगर पहुंचकर LOC पर सुरक्षा तैयारियों का मुआयना करेंगे। यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी साथ रहेंगे। रक्षा मंत्री का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 जुलाई को हुए लद्दाख के औचक दौरे के बाद हो रहा है। तब रक्षा मंत्री को ही लद्दाख का दौरा करना था, जो टल गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इससे पहले कई बार दिल्ली में सेना प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक करके बॉर्डर पर हालात का जायजा ले चुके हैं। भारत और चीन LAC पर मौजूदा स्थिति को दूर करने के लिए स्थापित सैन्य और राजनयिक चैनलों के जरिए बातचीत कर रहे हैं। PLA और भारतीय सेना के कमांडरों के बीच चौथे दौर की वार्ता के लिए 14 जुलाई को एक बैठक का आयोजन भारतीय इलाके चुशुल में किया गया। सीमा से सेनाओं को पीछे हटाने के लिए 5 जुलाई को हुई सहमति के अनुरूप ही भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। वरिष्ठ कमांडरों ने पहले चरण में सीमा से सेनाओं को पीछे हटाने के लिए हुई बातचीत के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति की समीक्षा की और पूरी तरह सीमाओं से सेनाओं को पीछे हटाने के कदमों को सुनिश्चित करने पर चर्चा की। दोनों पक्ष पूरी तरह से पीछे हटने के उद्देश्य को लेकर प्रतिबद्ध हैं। प्रक्रिया जटिल है और इसमें लगातार सत्यापन की जरूरत है। दोनों पक्ष इसे राजनयिक और सैन्य स्तर पर नियमित बैठकों के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। साथ ही एक तरफा ढंग से यथास्थिति में किसी तरह के बदलाव का प्रयास अस्वीकार्य होगा। उन्होंने कहा कि भारत और चीन स्थापित कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति को लेकर बातचीत कर रहे हैं। The disengagement process currently underway in the western sector is specifically aimed at addressing face-off situations and close-up deployments of troops along the LAC. It is based on an understanding between senior military commanders. Both sides have agreed at specific points to redeploy towards their regular posts on their respective sides of the LAC. These are mutually agreed reciprocal actions to be taken by both sides. And as I have already conveyed, it is an ongoing process. This mutual redeployment should not be misrepresented. There is absolutely no change with respect to India's position on the line of actual control. We are fully committed to observing and respecting the LAC. Any unilateral attempts to change the status quo along the LAC are not acceptable. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर विश्व के साझा क्षेत्र का हिस्सा है और इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता में भारत की गहरी रुचि है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत की स्थिति सतत और स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि इन अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में नौवहन और इनके ऊपर विमान संचालन की स्वतंत्रता, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक अबाधित वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए भारत वचनबद्ध है। South China Sea is a part of global commons and India has an abiding interest in peace and stability in the region. We firmly stand for the freedom of navigation and overflight and unimpeded lawful commerce in these international waterways in accordance with international law, notably UNCLOS. India also believes that any differences be resolved peacefully by respecting the legal and diplomatic processes and without resorting to threat or use of force. चीन के खिलाफ अमेरिका कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है और लगातार कोई ना कोई कदम उठा रहा है।
अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर चीन मित्र देशों को परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो दक्षिण चीन सागर से हिमालय तक अपने मित्र देशों के साथ खड़ा होगा। वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक अमेरिका ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वो हर स्थिति में भारत के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जब दुनिया कोविड से लड़ रही है तो चीन ने अपने नापाक अभियान को और बढ़ा दिया है। इसी क्रम में बुधवार को यूएस में हांगकांग स्वायत्तता कानून पर हस्ताक्षर हुए, जो कि उसे चीन को अत्याचार के लिए जिम्मेदार ठहराने के ज्यादा अधिकार देने वाला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव को बेरोक टोक, निर्बाध और बिना किसी शर्त के राजनयिक पहुंच नहीं मुहैया कराई गई, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लंघन है, और भारतीय अधिकारी विरोध दर्ज कराते हुए स्थान से चले गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि जाधव देखने से तनाव में लग रहे थे और ये भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को स्पष्ट हो रहा था। उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था थी वो इनके बीच स्वतंत्र रूप से बातचीत की अनुमति प्रदान नहीं कर रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि उच्चायोग के अधिकारी जाधव से उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बात नहीं कर सके और उन्हें कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के लिए लिखित अनुमति लेने से रोका गया। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी डराने वाले अंदाज में कुलभूषण जाधव और भारतीय अधिकारियों के करीब मौजूद थे और भारतीय पक्ष ने इसका विरोध किया। साथ ही उन्होंने बताया कि ये स्पष्ट है कि कुलभूषण जाधव के साथ बातचीत को रिकॉर्ड किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में भारतीय उच्चायोग के अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान की ओर से राजनयिक पहुंच की पेशकश ना तो अर्थपूर्ण और ना ही विश्वसनीय है। इसके बाद विरोध दर्ज कराते हुए वो स्थान से बाहर आ गए। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि इस मामले में पाकिस्तान का रुख गंभीर नहीं है और बाधा डालने वाला है। कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। कुछ और अहम खबरें। संसदीय समितियों की बैठकों का सिलसिला जारी है। विदेश मामलों की स्थायी समिति की आज बैठक होने वाली है। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली ये समिति बैठक के दौरान प्रवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक 2019 पर विचार करेगी। विधेयक में प्रवासी भारतीय पुरुषों के लिए 30 दिन के भीतर विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित कानून भारतीय महिलाओं के साथ भारत के भीतर या बाहर शादी करने वाले एनआरआई पुरुषों पर लागू होगा। खबरों का सिलसिला जारी है। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। ये सब लोग फरिश्ते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। इनके हौसले पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है। तो जब भी आप ऐसे किसी उम्मीद के फरिश्ते से मिले तो उन्हें जरूर दिल से धन्यवाद कहिएगा। इससे उनका हौसला और बढ़ेगा। हमारा हर एक काम देश के नाम। जय हिंद। COVID-19 has been described as a pandemic by the World Health Organization. What does that mean? Characterizing COVID-19 as a pandemic is not an indication that the virus has become deadlier. Rather, it is an acknowledgement of the disease's geographical spread. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
और अब बात कोरोना से जुड़े अपडेट की। देश में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच गई है, लेकिन बड़ी संख्या में परीक्षण, समयबद्ध जांच और होम आइसोलेशन या अस्पतालों में सक्रिय चिकित्सा निगरानी में मरीजों के प्रभावी प्रबंधन से स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश भर में कोविड-19 के ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 6,12,000 को पार कर गई है और रिकवरी रेट 63% से ज्यादा हो गया है। स्वस्थ होने वाले मरीजों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर बढ़कर 3 लाख के करीब हो गया है। इसके साथ ही देश में इलाज करा रहे कोरोना मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों की 1/3 रह गई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 4 महीनों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पॉजिटिविटी रेट और रिकवरी रेट बढ़ा है, वहीं ग्रोथ रेट में कमी आई है। मध्य अप्रैल में पॉजिटिविटी रेट 4.36% था, जो मई के बीच में 4.25% हो गया, लेकिन उसके बाद जून में यह बढ़कर 7.38% और 16 जुलाई तक 10.09% हो गया। देश में कोरोना के ग्रोथ रेट की बात करें तो 16 अप्रैल को यह 11.74% था, जो 16 जुलाई तक घटते घटते 3.39% पर आ गया। इसी तरह रिकवरी रेट में लगातार सुधार हुआ। 16 अप्रैल को जहां रिकवरी रेट 11.87% था, तो 16 जुलाई की अगर बात करें तब तक ये बढ़कर 63.25% पर पहुंच गया है। परीक्षण, पता लगाना, उपचार की रणनीति के तहत केंद्र सरकार राज्य और संघ शासित क्षेत्रों में परीक्षण में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। देश में परीक्षण प्रयोगशाला नेटवर्क और मजबूत हो गया है। अब भारत में 1234 प्रयोगशालाएं इस बीमारी का परीक्षण कर रही हैं। इनमें से 874 सरकारी क्षेत्र की और 360 निजी प्रयोगशालाएं हैं। 1234 प्रयोगशालाओं में रैपिड एंटीजन परीक्षण के उपयोग से प्रति मिलियन जनसंख्या पर 9,231 से ज्यादा परीक्षण हुए हैं। गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,27,00,000 से ज्यादा कोविड-19 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच सरकार ने कहा है कि कोई भी पंजीकृत चिकित्सक कोरोना जांच की सलाह दे सकता है। आईसीएमआर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के एंटीजन जांच के लिए सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों को अनुमति देने के लिए कहा है। मुख्य सचिवों को एक पत्र में ऐसी जांच का आंकड़ा आईसीएमआर पोर्टल पर भी अपलोड करने का निर्देश दिया गया है, ताकि पृथकवास या उपचार के लिए संक्रमण के मामलों के बारे में प्रशासन अवगत रहे। पत्र में कहा गया है कि एंटीजन जांच के सभी केंद्र आरटी-पीसीआर जांच केंद्र से जुड़े होने चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में हर मोर्चे पर किसी भी दूसरे देश से बेहतरीन काम किया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में ओपीडी और बुजुर्गों की फिजियोथेरेपी के लिए समर्पित राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी भवन के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना से संक्रमित 2% से भी कम रोगियों को आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत पड़ी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से जुड़े आंकड़ों में लगातार सुधार हो रहा है। लोगों को अपना इलाज कराने की, अपने टेस्ट कराने की, अपने एक्सरे कराने की, इन सब चीज़ों की सुविधा होगी। हमारे लिए ये बहुत खुशी का अवसर है। अभी एम्स में इसी प्रकार से 3 और बड़े ब्लॉक्स वो तेज़ी से निर्माण अपना पूरा कर रहे हैं। उनको अगले कुछ महीनों के अंदर हम लोग देश के लोगों को समर्पित करेंगे। दिल्ली में कल कोरोना संक्रमण के 1,652 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,994 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। दिल्ली में अब तक 97,693 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के कुल 7,56,661 जांच की गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल से कोरोना वायरस की लड़ाई संभव है, क्योंकि सभी विधायक और सांसद दिल्ली सरकार के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों के साथ कोविड-19 के संक्रमण को और काबू करने को लेकर विचार विमर्श किया। दिल्ली सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए उपायों का दस्तावेजीकरण करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने गुटखे और पान मसाले के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर लागू प्रतिबंध को 1 और साल के लिए बढ़ा दिया है। मुंबई में कोरोना वायरस के 1,498 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या अब 97,751 हो गई है, जबकि महाराष्ट्र में कल कोविड-19 के एक दिन में 8,641 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,84,281 हो गई। गोवा में इस हफ्ते शुक्रवार, शनिवार और रविवार को लगातार 3 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। वहीं राज्य में 10 अगस्त तक जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। जनता कर्फ्यू में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी को भी घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी।
वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर निर्देश दिया है कि हर दिन 10,000 जांच क्षमता का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है और अब जांच की क्षमता बढ़ाते हुए प्रतिदिन 20,000 करने का लक्ष्य प्राप्त करें। साथ ही उन्होंने कहा कि समर्पित कोविड-19 अस्पताल, कोविड-19 हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर्स में पृथक बिस्तरों की संख्या अविलंब बढ़ाई जाए ताकि कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को किसी तरह की कठिनाई ना हो। कोरोना वायरस मामलों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावी मॉडल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि पीजीआई, केजीएमयू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशकों और वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम गठित की जाए। ये टीम कोरोना संक्रमण प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी रणनीति बनाएगी। दूसरी तरफ ओडिशा सरकार ने गंजाम, खोर्धा, कटक, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट और राउरकेला नगर निगम क्षेत्र में 14 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है, जो आज रात 9 बजे से 31 जुलाई तक लागू रहेगा। वहीं हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के दौरान दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सभी नियमित, अनुबंध और दैनिक वेतन आधार पर कार्य कर रहे 50% या इससे अधिक शारीरिक और दृष्टिहीन दिव्यांग कर्मचारी घर से कार्य कर सकेंगे। इस अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए ड्यूटी के रूप में माना जाएगा। वहीं दुनिया भर के हालात की बात करें तो कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,37,40,000 के पार हो चुकी है, जबकि 5,88,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां अब तक 35,59,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,38,500 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील में अब तक 20,12,000 से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 76,600 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका के बाद भारत ने सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने कहा है कि भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग न केवल अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन को बनाने में मदद करने के लिए भारतीय फार्मा कंपनियां काफी महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। ये कंपनियां देश में कोरोना वैक्सीन बनाने में मदद करने के लिए काम कर रही हैं। ये कई तरीकों से वैक्सीन के निर्माण में लगातार मदद में जुटी हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कोविड के चलते बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा को दोबारा शुरू करने को लेकर कल जानकारी दी। उन्होंने वंदे भारत मिशन को सफल बताते हुए कहा कि कोविड-19 से पहले जितनी घरेलू उड़ानों का संचालन होता था, उसका 55 से 60% आने वाली दीपावली तक होने लगेगा। For instance, the India-UK, we are running 2 flights a day between Delhi and London. And I had discussions with my counterpart in the British government. This is me wearing a Commerce Ministry turban. So I said if British Air Carrier wants to fly on the London-Delhi sector, we'd be open to the idea. कोविड के बाद विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए भारत को कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, ऐसा कहना है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार देश में कौशल विकास के लिए एक सहयोगी माहौल तैयार करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि कौशल विकास आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ होगी। वहीं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग यानी असीम के बारे में उन्होंने कहा कि पोर्टल कुशल श्रमिकों को स्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण को हाल ही में मंजूरी दी है, जिसमें डिजिटल तकनीक और उद्योग पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के माध्यम से सारे एनएसटीआई आईटीआई को लिंकअप करके टाटा एजुकेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट और हम मिलकर पीपी में कर रहे हैं। इससे पूरे देश के स्किल इकोसिस्टम को विश्व स्तरीय बनाने की पहल आगे बढ़ चुकी है। इंडस्ट्री फ्रेंडली अप्रेंटिसशिप के और भी सरलीकरण करेंगे, जिससे कि इंडस्ट्री से बच्चों को, नौजवानों को अर्निंग भी हो जाए, इंडस्ट्री को भी एक स्किल पर्सन भी मिल जाए, दोनों का लाभ हो और एमएसएमई को बूस्टअप करने में एक स्किल्ड मैन पावर भी सपोर्ट करे। ये अनेक उपलब्धियां हैं। एक बेहतर स्किल इको सिस्टम पूरे देश में बना है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोविड-19 महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान भी
फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए देश के किसानों को बधाई दी है। उन्होंने वैधानिक संशोधन और अध्यादेशों की घोषणा के द्वारा बहुप्रतीक्षित कृषि सुधारों को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भी आभार प्रकट किया और कहा कि इससे किसान सशक्त होंगे और उन्हें अपनी फसल का लाभकारी मूल्य हासिल करने में सहायता मिलेगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बात गुरुवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 52वें स्थापना दिवस के मौके पर कही। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों की सराहना की, जिनके कारण आईसीएमआर ने पिछले 9 दशकों के दौरान देश में कृषि के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अनुसंधान में वैज्ञानिकों के अंशदान और किसानों को कड़ी मेहनत के चलते भारत आज अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन करने वाला देश बन गया है। इसके अलावा आयात पर निर्भरता कम करने, स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों के साथ ही दालों और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत पर भी उन्होंने जोर दिया। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि अनलॉक 1 के बाद से कोविड-19 महामारी के बीच जल जीवन मिशन के तहत 2020-21 में अब तक लगभग 45 लाख नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रतिदिन लगभग 1 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पिछले साल अगस्त में जल जीवन मिशन के लॉन्च के 7 महीनों में लगभग 84.83 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए गए। साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संपत्ति को भू टैग किया जा रहा है और कनेक्शन को घर के मुखिया के आधार नंबर के साथ जोड़ा जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों के साथ साझेदारी के मिशन में को लागू कर रहा है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वो राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता देने के लिए उपाय करें। राज्यों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि इससे अधिक संख्या में युवाओं को एनसीसी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे राज्य पुलिस बलों में अधिक अनुशासित, शारीरिक दृष्टि से चुस्त और भलीभांति प्रशिक्षित युवाओं को शामिल करने में मदद मिलेगी। एनसीसी सदस्यों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल के महत्व को समझते हुए गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को वरीयता देने की मंजूरी पहले ही दे चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों से निदेशक मंडल से मंजूरी प्राप्त न्याय संगत आचार संहिता अपनाने को कहा है, ताकि अन्य बातों के अलावा ऋण वसूली के मामले में असभ्य, गैर कानूनी और संदिग्ध व्यवहार के इस्तेमाल को रोका जा सके। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि संहिता से परिचालन में पारदर्शिता और निष्पक्षता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि एफपीसी में सही तरीके का पालन किया जाना चाहिए और बोर्ड को इसके उचित कार्यान्वयन में खुद को शामिल करना चाहिए। एफपीसी के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार बकाये के भुगतान के बाद एआरसी को गारंटी के रूप में दिए गए सभी दस्तावेजों को वापस करना चाहिए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिकवरी एजेंट असभ्य, गैर कानूनी और संदिग्ध व्यवहार न करें और वसूली के लिए कर्जदार का उत्पीड़न न करें। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का अगला सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव पीके दुबे ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 17वीं विधानसभा का सत्र 20 अगस्त को आहूत किया है। ये इस साल विधानमंडल का दूसरा सत्र होगा। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और निकट भविष्य में होने वाले उपचुनाव के दौरान 65 वर्ष से ज्यादा आयु के मतदाताओं को डाक मत की सुविधा नहीं देने का फैसला किया है। आयोग ने कर्मचारियों, साजो सामान की मुश्किलों और कोविड-19 सुरक्षा नियमों के मद्देनजर ये निर्णय लिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाताओं के साथ ही कोविड-19 संक्रमित या पृथकवास में रहने वाले मतदाताओं को इन चुनाव में वैकल्पिक डाक मत की सुविधा प्रदान की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट और अन्य 18 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई होनी है। कल ये सुनवाई टल गई थी। पायलट सहित विधायकों ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जारी अयोग्यता के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर विधायकों की अयोग्यता की मांग की थी। विधानसभा सचिवालय ने 19 विधायकों को मंगलवार को नोटिस भेजा और शुक्रवार तक अपना जवाब देने की अनुमति दी थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कल एक वर्चुअल समारोह में कोलकाता बंदरगाह से बांग्लादेश के चट्टग्राम बंदरगाह होते हुए अगरतला के लिए पहला परीक्षण मालवाहक जहाज को रवाना किया। ऐसा भारत के पारगमन जहाजों की आवाजाही के लिए चट्टग्राम और मोंगल बंदरगाह का उपयोग करने के लिए बांग्लादेश के साथ हुए समझौते के तहत किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह मार्ग दोनों देशों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा।
खबर मुंबई से, जहां छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के समीप फोर्ट में भारी बारिश की वजह से भानुशाली इमारत का एक हिस्सा ढह जाने से 5 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में अब तक 23 लोगों को बचाया जा चुका है। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। इस बीच कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं मौसम के हालात की बात करें तो असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 27 जिलों के 40 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 1,27,000 हेक्टेयर खेती की जमीन बाढ़ में डूबी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। करीब 70,000 लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ पीड़ित काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा करके हालात का जायजा लिया। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।